बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना P4 यूनिट ऑसिलेशंस। मैं यहाँ आपको क्लियर करता चलूँ कि ऑसिलेशन चैप्टर 7 है फर्स्ट ईयर का हमारा फ़िज़िक्स का, और इसमें ये चैप्टर तकरीबन सारा ही शामिल है। आलमोस्ट इसमें कोई चीज़ नहीं ऐसी जो सिलेबस में शामिल ना हो, तो आलमोस्ट सारा चैप्टर ये सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो इसके बाद फिर अगला चैप्टर जो आएगा उसमें हमारा चैप्टर 8 और 9 शामिल होंगे। तो शुरू करते हैं हम ऑसिलेशन को। सिलेबस में मैंने क्लियर किया है, बाकी जब आप बुक के देखेंगे, आप स्टार बुक जो फिज़िक्स की है उसमें इस यूनिट के स्टार्ट से पहले ऊपर जो है UHS के जो सिलेबस की हेडिंग्स हैं वो लिखी हुई होंगी। आपने सिर्फ उन हेडिंग्स तक महदूद रहना है, ठीक है। उनके अलावा अगर कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास आती है तो वो आपने नहीं करनी है, क्योंकि UHS सिलेबस से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं देता। ओके, चलें जी शुरू करते हैं। हम ऑसिलेशन से स्टार्ट करते हैं। हम ऑसिलेशंस, ठीक है जी। ऑसिलेशन क्या होती हैं? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉडी अबाउट पॉइंट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन of a body about a fixed point। अच्छा, जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं जी? मीन पोजीशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है जी? मीन पोजीशन। इस मोशन को हम क्या कहते हैं जी? इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। is called oscillatory or vibratory motion, is called oscillatory or vibratory motion। ठीक है जी, ये है। अब इसकी एक टाइप है SHM। क्या चीज़ है? व्हाट इज SHM? सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज़ है जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमारे इस सिलेबस में भी है जी? क्या है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन? अ टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन in which acceleration of body is directly proportional to its displacement and always directed towards mean position। और किस तरफ को डायरेक्टेड होगा जी? मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा। मैथमेटिकली अगर इसको हम लिखते हैं तो ये क्या बनता है कि ऐसी मोशन जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जिसका एक्सेलरेशन क्या होगा जी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बच्चों, इसमें ये नेगेटिव साइन जो है ये किस चीज़ को शो करता है? दो वेक्टर अगर प्रोपोर्शनल है और एक तरफ नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट। ये नेगेटिव साइन शो क्या करता है? A and X आर ऑलवेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसमें हमें एक चीज़ की बेटे पता चल गया है डायरेक्शन का, किसकी? कि एक्सेलरेशन जो है, जो एक्सेलरेशन है, क्या चीज़? एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। ये हमने कहा है ये हमेशा किस तरफ को होता है? डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन है। इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमेशा मीन की तरफ होगा और डिस्प्लेसमेंट ने उसके क्या होना है? ऑपोजिट।
इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मीन होगा, ठीक है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं जो ए है वो किधर है, डायरेक्टेड है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर ए के साथ ये सिचुएशन है तो ऑब्वियसली एक्स ने इसके ऑपोजिट रहना है। सो एक्स जो होगा ये क्या होगा, ऑलवेज डायरेक्टेड होगा किस तरफ को, ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्सट्रीम। ये हमेशा किस तरफ को होगा, एक्सट्रीम की तरफ होगा। प्रोपोर्शनल होंगे, प्रोपोर्शनल मीन एक्स इंक्रीज करेगा तो ए भी इंक्रीज करेगा। हम कहेंगे जी कि अगर ए जो है वो आपका एक्स जो है वो क्या कर रहा है, इफ़ एक्स जो है वो गोइंग टू बी इंक्रीज सो ए भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट डायरेक्शनली ये क्या होंगे, अपोजिट। तो यहाँ से ही देखें हम कितना अच्छा इन्फ्रेंस कर सकते हैं कि एट मीन क्या होगा जी, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पे क्या होगा जी, देखें जी एट मीन पोजीशन एक्स क्या होता है भाई, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप मीन पे खड़े डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। अब एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इंक्रीज। बच्चे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखें, अगर एक्स जीरो है तो ए भी क्या होगा, मीन पोजीशन पे जीरो होगा, ठीक है जी। तो एट एक्सट्रीम क्या होगा जी, एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स आपका किसके इक्वल होता है, एक्स नॉट के, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो बेटे ए जो है ये भी क्या होगा वहां पे, ए मैक्सिमम होगा और किसके इक्वल होता है जी, ये माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। बाकी इसको देखेंगे ये आगे कैसे आया, इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। राइट मोड जो आपके पास राइट मोस्ट एक्सट्रीम होगी उसके ऊपर आपका कितना आएगा, माइनस एक्स नॉट मेगा स्क्वायर, ओके। चले अच्छा जी, अब ये जो हमने कहा है कि ये एक्सेलरेशन आया, तो ऑब्वियसली जो एक्सेलरेशन आता है किसी भी बॉडी में, किसी भी मोशन के दौरान एक्सेलरेशन आएगा, उसकी कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी। फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल जी, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स किसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एसएचएम के कौन कौन है जी। पहला है जी इसका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है जी वो आता है आपके पास क्या, रीस्टोरिंग फोर्स, शाबाश। रीस्टोरिंग क्या आता है जी, रीस्टोरिंग फोर्स। और दूसरा क्या आता है जी, इनर्शिया। इनर्शिया मीन मैस ऑफ बॉडी, क्या लें आप किसी तरह, मैस ऑफ बॉडी, ठीक है जी। अब आप देखिए रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हमने पढ़ा हुआ है जी, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रीस्टोरिंग फोर्स जो एक्ट करती है वो कितनी होती है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है जी। अगर मैं इसके के कांस्टेंट है तो ये यहां से फार्मूला अगर देखें आप तो क्या आ रहा है, अगेन वही आ गया। इसका मतलब है जो ए का रिलेशन है एक्स के साथ वही किसका रिलेशन है, एक्स का। मींस कि एक्स अगर आपके पास इंक्रीज कर रहा है तो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स क्या कर रही है, वो भी क्या करेगी जी, इंक्रीज करेगी। नेगेटिव साइन अगेन ये शो करेगा बोथ आर ऑपोजिट, बोथ जी, बोथ एफ आर एंड एक्स आर ऑपोजिट। ये दोनों क्या रहेंगे जी, ऑपोजिट रहेंगे, ओके हो गया जी। अच्छा जी, इनर्शिया क्या रोल प्ले करता है, अगर आप बॉडी का इनर्शिया नहीं रखेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रह पाएगी। सो ये ज़रूरी है कि बॉडी के पास क्या हो, इनर्शिया हो, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि ये आपके पास आ गया था हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला। तो मैं अगर यहाँ पे अब तीन क्वांटिटीज आ चुकी हैं, ए आ गया, एक्स आ गया और एफ आ गया। तो मैं अगर यहाँ पे इनके ग्राफ्स की बात करता हूँ तो ग्राफ बिटवीन अगर हम करते हैं किसके, ए एंड एक्स,
इनके बिटवीन ग्राफ कहते हैं। तो बच्चों दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है जी? स्ट्रेट लाइन, शाबाश। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है उसका, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तो एक प्रॉब्लम और भी है कि ये नेगेटिव साइन भी आ रहा है। तो देखिएगा ये ग्राफ किस तरह हम इसको बनाते हैं, आप खुद बनाएंगे। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। भाई ए जो है ये पॉजिटिव होगा अगर एक्स क्या हुआ, नेगेटिव। कैसे? इसमें आप कोई भी एक्स की वैल्यू जो है बच्चों वो नेगेटिव पुट करो तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। ए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, अच्छा जी। ए जो है जी वो होगा नेगेटिव अगर आपके पास एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव। मतलब एक्स की ये वैल्यू अगर आप इंसर्ट करते हो यहाँ पॉजिटिव, तो ए यहाँ से क्या निकलेगा, नेगेटिव। मतलब दोनों प्रोपोर्शनल भी हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं, बट जब एक पॉजिटिव होता है तो दूसरा क्या होता है, नेगेटिव। जब दूसरा नेगेटिव होता है तो पहला क्या होता है, पॉजिटिव। ये सोचते हुए ग्राफ बनाना है आप। चलें देखते हैं जी ग्राफ किस तरह का आएगा। इस तरफ को मैं ले रहा हूं जी एक्स को, और इस तरफ मैं क्या ले रहा हूं जी, ए ले रहा हूं। इसमें आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना है, लेकिन ऐसे बनाना है कि जब ए पॉजिटिव हो तो एक्स नेगेटिव हो, और जब एक्स नेगेटिव हो तो ए पॉजिटिव हो। ठीक है, तो देखिएगा जरा, अगर मैं ये ग्राफ इस तरह बना दूं, इस तरह, क्या है जी कि इधर देखें जरा, एक्स क्या है इस तरफ पॉजिटिव, और इस तरफ ए क्या है इस वक्त, जो इस तरफ ए आ रहा है आपका वो क्या है जी, वो नेगेटिव है। तो इधर एक्स की सारी वैल्यू पॉजिटिव, ए की नेगेटिव, ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इधर देखें तो एक्स क्या है, नेगेटिव, और ए क्या है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ आएगा। पासिंग थ्रू ओरिजिन क्यों आया, क्योंकि जब एक्स जीरो होगा ए जीरो हो जाएगा, किस रिलेशन के अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, चले अब इसी बेस पे हम ग्राफ बनाते हैं किसके बिटवीन। ग्राफ आ जाएगा आपके पास बिटवीन एफ एंड एक्स, रिस्टोरिंग फोर्स। सेम ग्राफ आएगा, वजह क्योंकि देखें आपके जो फोर्स होती है बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम बात करें तो फोर्स जो है, एक्सेलरेशन जो है जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के। सो जिस तरह का, और एक्सेलरेशन जनाब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस एक्स के। इस केस में, प्रेजेंट केस में आपके पास ये इन केस ऑफ एस एच एम है। ठीक है, तो इसका मतलब जिस तरह का ग्राफ आपका ए और एक्स का है वैसा ही आपका ग्राफ किसका आएगा, एफ और एक्स का आएगा। सिर्फ ए की जगह पे क्या आ जाएगी, एफ आ जाएगी। तो इस ग्राफ को अगर हम बनाते हैं तो ये ग्राफ किस तरह का आएगा, दिस इज एफ एंड दिस इज एक्स। तो ये ग्राफ भी कैसा आएगा जी, यही आएगा। ओके हो गया जी। एफ इंक्रीज करेगी, एक्स नेगेटिव, एफ डिक्रीज करेगी यानी एफ नेगेटिव होगी तो एक्स पॉजिटिव, और इधर एक्स नेगेटिव। ये लेंगे, ये ग्राफ आ गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब है मैं जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दूंगा आपको, तो जैसा फोर्स डिस्प्लेसमेंट का आएगा वैसा ही किसका आएगा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का आएगा। ओके, चलें आगे चलते हैं। ये हुक्स लॉ आपके पास, रिस्टोरिंग फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ें निकल आई यहाँ से। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है ना वो डिस्कस करेंगे किसकी, एसएचएम से रिलेटेड जो बॉडी है उसकी। सबसे पहले उसमें हम डिस्कस करते हैं किसको जी, फ्रीक्वेंसी को, कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। नंबर ऑफ साइकिल्स completed by body in 1 second। नंबर ऑफ साइकिल्स, वाइब्रेशंस कह लें आप, यानी ये साइकिल की जगह क्या आ जाएंगी, वाइब्रेशंस आ जाएंगी, ऑसिलेशंस आ जाएंगी। जो 1 सेकंड में बॉडी कंप्लीट करती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है किसके, 1 टाइम पीरियड के। और यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड हमेशा क्या रहता है,
कांस्टेंट होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट आएगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बॉडी की बढ़ाएंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ाएंगे फ्रीक्वेंसी, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके। और ये कांस्टेंट जो है ये यूनिट लेस होगा, यानी कि F इंटू टी जो है दिस इज यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी है जी। क्यों यूनिट लेस क्वांटिटी क्यों है जी, क्योंकि F का यूनिट पर सेकंड है, T का क्या है जी, T का यूनिट क्या है, सेकंड है, कैंसिल हो जाएंगे, ओके। चलें फिर बात करते हैं हम इसके टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड क्या चीज है, टाइम रिक्वायर टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन कह लें, साइकिल कह लें, ऑसिलेशन कह लें, टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसे हम क्या बोलेंगे जी, टाइम पीरियड बोलेंगे, ओके। और टाइम पीरियड का रिलेशन वही फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है जी। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है, जो कि x से लिखा जाता है, पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से पोजीशन एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं कहता हूं जी मेरे पास क्या है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो ये इसकी क्या है जी, मीन पोजीशन है। आप इसे वाइब्रेट करवाते हुए यहां ले गए हो, तो ये और ये इसकी क्या है जी, दिस इज द एक्सट्रीम, तो ये क्या है जी, मीन पोजीशन। तो बच्चों मीन से किसी वक्त भी जो इसकी पोजीशन आएगी दिस इज कॉल्ड एक्स, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या आएगी जी, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एक टर्मिनोलॉजी में एम्पलीट्यूड को डिफाइन करेंगे, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, उसे क्या कहेंगे जी, एम्पलीट्यूड, ठीक है। किससे लिखा जाता है इसे, एक्स नॉट से। अब देखें यहाँ पे किसी भी इंस्टेंट बात कर रहे हैं तो ये क्या है, अब ये भी तो कोई इंस्टेंट है ना, तो इसका जो मैक्सिमम यहाँ से पोजीशन आएगी वो भी एक्स ही है, डिस्प्लेसमेंट ही, बट वो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाता है, एम्पलीट्यूड बन जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम है ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन, ओके। एम्पलीट्यूड जो है वो भी डिस्प्लेसमेंट है बट मैक्सिमम, इधर इधर क्या होगा, माइनस एक्स नॉट, ठीक है जी। फिर आगे देखते हैं जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा लिखते हैं जी इसको, बड़ी, वैसे ये रोटेशनल मोशन में हमने डिफाइन की थी ओमेगा, तो ओमेगा को कैसे डिफाइन करते हैं जी, ओमेगा इज इक्वल टू, हमने ये डिफाइन की थी जी, थीटा ओवर टी, और यहां से निकालें तो थीटा किसके इक्वल आता है, ओमेगा टी। मैंने रोटेशनल मोशन में आपको बताया था फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन या साइकिल, फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाए तो थीटा कितना होता है फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, 2 पाई, और टी कितना होता है, टाइम पीरियड, तो वहां ओमेगा आपके पास क्या बन जाता है, 2 पाई ओवर टी। ये बहुत, जब भी किसी बॉडी का टाइम पीरियड निकालना पड़ जाए ना, तो पहली इक्वेशन आपके ज़हन में ये आनी चाहिए, इस चैप्टर में नहीं, पूरी फिजिक्स में, ठीक है। जब भी टाइम पीरियड का जिक्र आएगा तो आपके ज़हन में सबसे पहली इक्वेशन क्या आनी चाहिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी।
ठीक है जी। अच्छा, इसको लीनियर फ्रिक्वेंसी की टर्म में भी लेके जा सकते हैं। ओमेगा किसके इक्वल है जी? 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 2 से कट गया, पाई पाई से कट गया, तो देख लें यहाँ से एफ किसके इक्वल आ गया? 1 ओवर टी। ठीक है जी। तो आपके पास फ्रिक्वेंसी से भी आप इसको मैच करके बात कर सकते हैं। टाइम पीरियड निकालेंगे यहाँ से, तो वो टाइम पीरियड किसके इक्वल आएगा जी? टी किसके इक्वल आएगा? 2 पाई ओवर ओमेगा। तो ये रिलेशन आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, बड़ी जगहों पे इस्तेमाल होना है। मसलन मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, इफ अ बॉडी completes an oscillation in n second, its angular frequency will be। जी, एक बॉडी है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है n सेकेंड में, तो उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालें जी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या आएगी जी उस बॉडी की? n सेकंड में अगर वो कंप्लीट कर रही है। व्हाट इज n सेकंड? दिस इज द टाइम पीरियड, क्योंकि एक ऑसिलेशन का टाइम है ना ये। ठीक है, तो ओमेगा हमने निकालनी, तो ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगी? 2 पाई ओवर टी विच इज इक्वल टू 2 पाई ओवर n। आप कहते हैं जनाब हमने लीनियर फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो लीनियर फ्रिक्वेंसी का फार्मूला आपके पास, सिंपल फ्रिक्वेंसी का फार्मूला क्या है? 1 ओवर टी। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ओवर n आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपसे कोई कहता है इफ द टाइम पीरियड of a body executing SHM is 6.28 second, find its angular frequency। इसकी क्या करें जी? एंगुलर फ्रिक्वेंसी फाइंड करें। अब आप देखें हमारे पास तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड का फार्मूला एक ही है जी। क्या आएगा फार्मूला फ्रिक्वेंसी का? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। अच्छा, आपने याद रखना है ये जो 2 पाई है, देखिएगा मैं यहाँ कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ। 2 पाई इक्वल होता है 6.28 के। ठीक है जी। और पाई स्क्वायर जो होगा ना, याद रखिएगा पाई स्क्वायर, इसको अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लेंगे? 10, 9 पॉइंट समथिंग बनता है, लेकिन आप इसको 10 ले लिया करेंगे। ये प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन में, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इनको क्या कर लें, याद कर लें। 2 पाई 6.8 पाई स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास? तकरीबन किसके इक्वल आ जाएगा जी? 10 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी।